बिहार में अब आरक्षण पर शुरू हुए नए राजनीतिक झगड़े की खबर, क्योंकि महागठबंधन ने आज बिहार में अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र के नाम से 10 वादे कर दिए हैं। इन वादों में कहा गया है अति पिछड़ा वर्ग को पंचायत से लेकर नगर निकाय में अब 20 की जगह 30% आरक्षण मिलेगा। 30 सरकारी ठेके में 50% आरक्षण का वादा महागठबंधन ने कर दिया है। दो बड़े वादे 30%, 50% और कहा है अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। और इसके बाद बीजेपी ने इस विपक्ष के इस वादे को ढकोसला बताया, कहा कि जो कांग्रेस ओबीसी आयोग नहीं बना पाई वो आरक्षण का झूठा वादा करती है। मैंने हाइड्रोजन बॉम्ब की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। हाथ में संविधान लेकर बीजेपी के खिलाफ हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात फिर से राहुल गांधी ने कही। लेकिन इसमें नया यह है कि राहुल गांधी ये बात पटना में तब कह रहे हैं जब आजादी के बाद पहली बार बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। 1940 के बाद पहली बार कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बिहार आकर की गई। इस बैठक के बाद पूरा इंडिया गठबंधन अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र को लेकर एक मंच पर आया और जोर इस बात पर दिया गया कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करेंगे अगर सत्ता में आएंगे। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में 20% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 30% कर देंगे। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने के लिए बिहार से पास कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजेंगे। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेके में अब अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान कर देंगे। और संविधान की धारा 15 भाग 5 के तहत राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों के नामांकन में आरक्षण भी लागू कर दिया जाएगा। जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। यहां पे नीतीश जी की सरकार कितने सालों से है? 20 सालों से है। मुझे आप बताइए, ये उन्होंने क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं किया उन्होंने? हम आपके साथ बैठे, मीटिंगें की, आपने बताया कि भैया ये करना है, हमने कर दिया। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों के तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? क्योंकि जो हम लोगों ने, महागठबंधन ने जो आरक्षण बढ़ाया, उसका लाभ अभी किसी को नहीं मिल रहा, फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग, जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। ओबीसी आयोग तक नहीं बनाया गया इन लोगों से। ओबीसी आयोग जिन लोगों ने नहीं बनाया, वो आज हमें यह भाषण दे रहे हैं कि हम आएंगे तो ऐसा होगा, हम आएंगे तो वैसा होगा। अब चिंता करके देखिए, इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो केवल एक धर्म तक सीमित है। राजीव गांधी जी ने भी भाषण देते हुए सदन के अंदर 1990 में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन मत लाइए, मुसलमान रिजर्वेशन का क्या होगा। लेकिन जिस वक्त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब एक मंच पर एक साथ खड़े होकर महागठबंधन की एकता दिखा रहे हैं, तब पटना में आजादी के बाद पहली बार CWC मीटिंग करने को लेकर सवाल बीजेपी उठाती है, इस दावे के साथ कि तेजस्वी यादव पर कांग्रेस असल में दबाव बनाने में जुटी है ताकि सीट बंटवारे में ड्राइविंग सीट हासिल हो सके। जो उनकी यात्रा थी उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको? तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। आरक्षण के वादे के बीच क्या ये बिहार में टिकट बंटवारे से पहले अपना दम दिखाने का दाव है? राजनीति की जानकारी ये कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस चाहती है कि 2024 के स्ट्राइक रेट पर टिकट बंटे, जबकि तेजस्वी चाहते हैं कि 2020 के स्ट्राइक रेट पर बंटवारा हो।
क्यों? क्योंकि 2020 में देखें तो कांग्रेस से अधिक स्ट्राइक रेट आरजेडी का रहा, जो करीब दोगुना था, जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट ठीक रहा। जब आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस का स्ट्राइक रेट दोगुना हो गया, और अब इसीलिए क्या यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस वोटर अधिकार यात्रा से लेकर अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र तक में लीड रोल निभाती दिख रही है, और इसीलिए बिहार में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक करवाने के बाद शक्ति अपनी दिखाई जा रही है। शक्ति दिखाने का राजनीतिक झगड़ा तो आरजेडी के भीतर भी चल रहा है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव हैं और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य। आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं। सरकार मदद नहीं कर रहा, लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फेल है, विधायक ही फेल है, नाच रहा गाना, विधायक ही फेल है, नाच रहा गाना। बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के घर का झगड़ा खुलकर बढ़ता जा रहा है। भाइयों में लड़ाई हो रही है, परिवारवाद का मुद्दा उछाला जा रहा है। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार राजा बने। विरोधियों की तरफ से आरजेडी पर इस तरह के हमले आगे और तेज हो सकते हैं। इसकी वजह लालू प्रसाद यादव के बेटे के बाद बेटी के तेवर हैं, जिन्होंने बिहार के सबसे बड़े सियासी घराने के अनबन को बेपर्दा कर दिया है। ऐसा प्यार मेरे पिताजी को, मेरे भाई को, मेरी माता को मिलता था, वही प्यार और आशीर्वाद आज मुझे मिल रहा है। अपने पिताजी को मैंने अपनी एक किडनी दी, लेकिन सारण की जनता और बिहार की जनता को के लिए मेरा जान निछावर है। पिता को किडनी देकर वाहवाही पाने वाली रोहिणी आचार्य भी क्या तेज प्रताप की राह अपना सकती हैं? ये सवाल रोहिणी की तरफ से की जा रही सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पूछा जाता है, जहां ताजा मामला पिता को अपनी किडनी दिए जाने पर उठे सवालों से आग बबूला रोहिणी का है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को, शह दे रहे तमाम लोगों को, कि कोई ये बात साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए कभी कोई मांग किसी के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिए जाना झूठ है, तो राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूंगी। सबसे बड़ी बात यह कि अपनी पोस्ट में रोहिणी ने अपने खिलाफ दुष्प्रचार के पीछे किसी का जिक्र किया है, माफी मांगने की बात कही। सवाल है कि वो कौन? क्या वो संजय यादव हैं, जिन्हें लेकर लालू प्रसाद यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है? तेज प्रताप यादव अपने ही पिता और भाई की पार्टी के विधायकों को फटकार रहे हैं। ऐसा तो विधायक हमने नहीं देखा कि रात दिन भूसा पहुंचाता, रात दिन जाकर के ट्रक में भर भर के भूसा पहुंचा रहा। बताइए उसका दिमागे में भूसा भरा हुआ। लालू प्रसाद यादव के परिवार में 4 लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्य शामिल। लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी के हाथों में पार्टी की कमान है। उनके बड़े भाई तेज प्रताप हमेशा से खुद को तेजस्वी का सारथी बताते रहे। कहा जाता है कि तेज प्रताप चाहते ये थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और वो खुद पार्टी चलाएं, लेकिन अनुष्का यादव के साथ उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया और उनके निशाने पर तेजस्वी के करीबी संजय यादव आ गए, जिनकी वजह से भाई भाई आमने सामने हैं। बउआ का बउआ तेजू बउआ हो गया। तेजू भैया, हाँ, काहे तेजू भैया? तेजू भैया यहाँ काम किए हैं आज पिछले 5 साल पहले। मुकेश रोशन जब से यहाँ आए, जब से कुछ काम नहीं किए। यहाँ पर तेजू भैया के लिए सब पूरा मन बना रखे हैं। हाँ, तेज प्रताप जी आकर के वोट काटेंगे। देखिए, तेज प्रताप जी आएंगे, वोट काटेंगे, उसके अलावा वो जितने जा नहीं रहे हैं। प्रताप जी वोट काटेंगे? हाँ, बिल्कुल वोट काटेंगे। तो आपके बगल में लड़का खड़ा था, बोला तेज प्रताप ना, वही लोग कह रहे हैं उनके पक्ष में, जिनके पास वोटर लिस्ट नहीं है। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो तेज प्रताप जी का नाम ले रहे हैं कि तेज प्रताप जी आएंगे, वास्तव में वो एनडीए का पार्टी का है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यहाँ मतभेद हो, किसी तरह आपस में मतभेद होने के कारण तीसरा पार्टी को फायदा हो। दावा है कि संजय यादव की तेजस्वी से करीबी लालू परिवार के बागी सदस्यों को नहीं भा रही। रोहिणी यादव की ताजा पोस्ट इसी तरफ इशारा करती है, जिनका गुस्सा तेजस्वी की सीट पर संजय यादव को बैठा देखकर फूट पड़ा था। रोहिणी आचार्य ने फौरन तेजस्वी यादव की सीट पर संजय यादव के बैठने पर सवाल उठाया था। सोशल मीडिया पर लालू और तेजस्वी को अनफॉलो कर दिया। फेसबुक प्रोफाइल से लालू यादव की तस्वीर हटा दी और अब पिता को किडनी देने पर सवाल उठाने वालों पर भड़कते हुए साजिश का आरोप लगाया।
तेज प्रताप की बगावत क्या कम थी कि रोहिणी आचार्य भी लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए, जबकि सारण का चुनाव लड़ते वक्त ऐसा नहीं था। पानी इस बार तो तेजस्वी ने ऐसा पानी पिलाया है कि प्रधानमंत्री को भी आकर के बार-बार तेजस्वी को, लालू परिवार को घेरना। चाहे संजय यादव का मामला हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान, लालू परिवार की दो सदस्यों तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य के सुर एक जैसे सुनाई दिखाई पड़ते हैं। तो बहुत बड़ी हैं, हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ रही है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। रोहिणी आचार्य हमेशा से ही लालू की सबसे ज़्यादा लाडली बेटी रही हैं, जो न सिर्फ केवल सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं बल्कि सिंगापुर से ही बिहार की सियासत पर नज़र भी रखती हैं। 3 साल पहले रोहिणी ने अपनी एक किडनी अपने पिता को दान की थी, जिसके बाद उनकी काफ़ी सराहना भी हुई थी। पिछले साल उन्होंने सारण से लोकसभा चुनाव लड़ा था और चुनाव हारने के बाद वो वापस सिंगापुर चली गई थीं। अब बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव को बैठा देखकर वो इतनी नाराज हो गई कि सोशल मीडिया के जरिए अपनी आपत्ति भी जता दी। इसके बाद आरजेडी की तरफ से अगले कुछ घंटों में 2-3 पिछड़े नेताओं को बैठाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। माना गया कि रोहिणी की पोस्ट पर तेजस्वी ने आपत्ति जताई और इसके बाद रोहिणी बैकफुट पर आ गई। रोहिणी ने अगली पोस्ट में लिखा कि उन्होंने बहन बेटी का धर्म निभाया और उन्हें पद की लालसा नहीं। सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान की तस्वीर भी डाली और यह एहसास करवाया कि पिता लालू प्रसाद यादव के समर्थन में खड़े नहीं होने की वजह से उनकी बेटी को बैकफुट पर जाना पड़ा। दूसरी तरफ ये भी संदेश दिया कि उन्होंने तो बहन का धर्म निभाया, भाई की सीट को लेकर चिंता जताई, लेकिन फिर भी साथ न मिलने पर निराशा हुई। लालू परिवार में झगड़े की एक बड़ी वजह पिछले दिनों पार्टी के संविधान में हुए संशोधन को भी बताया जाता है, जिसके तहत लालू की तरह तेजस्वी यादव को भी सिंबल बांटने का अधिकार मिल गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में संजय यादव को तवज्जो मिल रही थी, ये बात शायद भाइयों और बहनों को अखर गई और लालू परिवार में झगड़ा बढ़ता गया। बिहार का अगला राजनीतिक झगड़ा मुसलमान वोटर को लेकर चल रहा है। बिहार में करीब 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम 20% से अधिक हैं। मतलब ये हुआ कि हर 5 में से एक वोटर कम से कम मुसलमान है। वहां आज सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी और मांग रख दी कि महागठबंधन उन्हें 6 सीट दे दे, लेकिन आरजेडी ओवैसी को साथ लेकर आने पर तैयार नहीं। और हम बड़े जेन्यूनली हम लोग खुलूस दिल के साथ 1 नहीं 2 लेटर लिखे। फिर उसके बाद अख्तर भाई ने मुझसे कहा कि तेजस्वी कह रहा है कि मुझे कोई नहीं बताया गया। तो हमने कहा कि भाई लालू तो सुप्रीम लीडर है राजद का। तो बोले मैं ठीक है आप लिख दीजिए, उनको भी लिख दिए। फिर उन्होंने इसमें ये भी लिख दिया कि हमको सिर्फ 6 सीट दीजिए और ये कहा कि उसमें ये भी लिखा कि अगर आप इख्तदार पर या सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री मत दीजिए, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और कम्युनल फाशिस्ट फोर्सेस को रोकिए। ये जो हमने लेटर लिखा ये हमने हमारे एक पावर ऑफ स्ट्रेंथ के पोजीशन से लिखा। ये हमने इसलिए बावजूद इसके कि हमारे 4 विधायकों को इन्होंने ख़रीद लिया, हमने अपनी दरिया दिली का मुजाहरा किया। वरना कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके विधायक को आप छीन लेते हैं चोरी से, वो नहीं लिखते हैं। हमने कहा चलो भाई जब लोग लार्जर इंटरेस्ट है और हमको ये पूरा यकीन है कि अब की बार अगर बीजेपी की सरकार बनी यहाँ पर तो बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। देखिए वो क्या अंग्रेजी कहा, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। तो अब फ्यूचर में मुस्तकबिल में क्या मुझे नहीं मालूम, मगर इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मेरे अध्यक्ष बिहार के प्रेसिडेंट हमारे अख्तर इमान साहब दे पाएंगे, क्योंकि ये फैसला उनको लेना है। कहाँ है इलेक्शन कमीशन? तो आपको लिस्ट देना चाहिए था आज तक को, कितने घुसपैठियों को हमने निकाल दिया।
65 लाख में लफ्ज जिक्र नहीं है घुसपैठी का, बावजूद उसके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने ऑर्डर्स में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि 1 से 2 मरतबा या 3 मरतबा किसी के घर पर जाएंगे, वोटर नहीं होगा तो वो ERO और ARO को इन्फॉर्म करेगा और वो 1955 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। तो ये तो हुआ ही नहीं, खुदा पहाड़ चूहा नहीं निकला, सिर्फ बदनाम करना चाहते हैं सीमांचल को। और ये इतना स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। भाई देखिए, मुल्क को आज़ादी मिली, कोई नहीं गया उस वक्त के इस पाकिस्तान में। फिर 71 में बांग्लादेश बना, कोई नहीं गया। ये तो सिर्फ यहाँ के सीमांचल की गयूर आवाम को बेइज्जत करने के लिए, उन पर शक की सुई उठाने के लिए इस तरह की बकवास बीजेपी RSS बरसों से कर रही है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। राजनीति में वोट के लिए होते झगड़े के बीच सबकी नजर अब नीतीश कुमार पर भी लगी हुई है, जो फ्री के वादों का विरोध करते थे, लेकिन अब की बार मानो रेवड़ी की राजनीति खुद नीतीश कुमार करने लगे हैं। नीतीश कुमार ने चुनावी तैयारियों पर पहले तरह तरह के आयोगों को बनाना शुरू किया और फिर खजाने का मुंह ही खोल दिया। दावा है कि 33,000 करोड़ से अधिक अब सरकारी खजाने से बिहार में खर्च होगा और सवाल यह है कि कहीं चुनावी वादे के चक्कर में असली जरूरतमंद खाली हाथ न रह जाएं। मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, अब बहुत कम पैसे में देते हैं हम लोग, और इसीलिए देते हैं कि वो सुरक्षित रहे। कितना कम पैसा में देते हैं, कितना बड़ा पैसा लगता है सरकार को बिजली लेने में। कुछ लोग अपना कर देते हैं कि मुफ्त में देंगे। रेवड़ियों की राजनीति के प्रबल विरोधी रहे नीतीश कुमार ने जुलाई महीने में 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा करके बता दिया कि अब वो भी रेवड़ियों की राजनीति की राह पर चल पड़े। नतीजा यह है कि बिहार में अब तक जितनी योजना का ऐलान चुनावी सीजन में नीतीश कुमार ने कर दिया, उससे दावा है कि 33,926 करोड़ रुपए का भार राज्य पर बढ़ेगा। 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जिस बिहार पर पहले से है, वहां 33,926 करोड़ रुपए का खर्च चुनावी सौगात को देने में पूरा होगा। और क्या इसकी वजह विपक्ष की तरफ से होता आ रहा ऐलान है? हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में हर घर को बिजली हमें। एक तरफ 125 यूनिट फ्री बिजली के बदले दूसरी तरफ 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा, और इसी टक्कर की वजह से अनुमान है कि 125 यूनिट फ्री बिजली के वादे से 3800 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने के बाद सालाना 9,324 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 1 करोड़ 6 लाख आवेदन आए, सबको 10-10 हजार देना है, कुल 10,600 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होगा। विवाह मंडप योजना में हर विवाह मंडप पर 50 लाख खर्च होगा, 4,260 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। 16 लाख निर्माण मजदूरों को 5-5 हजार रुपए देने में कुल 802 करोड़ रुपए खर्च होगा। 1,15,000 आंगनवाड़ी सेविकाओं को 7,000 से बढ़ाकर 9,000 महीने करके कुल 104 करोड़ रुपए महीना दिया जाएगा। चुनावी सौगात बांटने के फैशन में नीतीश सरकार के भी रंग जाने की कीमत क्या आगे बिहार और बिहार की जनता को नहीं चुकानी पड़ेगी? इसका सबूत अब आपको दिखाते हैं। सुपौल जिला प्राइमरी स्कूल मुखिया टोला नारायणपुर, जहां स्कूल के नाम पर बिल्डिंग का अता पता नहीं। यहां अमीरों के घर के बच्चे नहीं पढ़ते, समाज के पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ने पहुंचते हैं। इन्हें स्कूल चाहिए, लेकिन सरकार जमीनी कमियां दूर करने की जगह फिलहाल इस रास्ते पर चल रही है कि कैसे चुनावी सौगातें दी जा सके। मुख्यतः जो पिछड़े समाज के लोगों के बच्चे हैं वो इस तरह से यहाँ पढ़ाई करते हैं। 184 बच्चों का नामांकन इस स्कूल में है। आप तस्वीर देख के शायद समझ नहीं पाएंगे कक्षा 3री, 4थी, 5वीं का कौन है। इसी में लाइन बनाकर बच्चे बैठे हुए हैं, शिक्षक क्लास लेते हैं। उस तरफ कहीं म्यूजिक सिस्टम लगातार बज रहा है। तो बच्चों का भी एंटरटेनमेंट इस गुरुकुल व्यवस्था में होता रहे, बहुत जरूरी है। और इस वजह से भी जरूरी है ताकि ये बच्चे भारत की संस्कृति से जुड़े रहे। संभवतः यही कारण रहा होगा कि सरकार और जो आसपास का पूरा सिस्टम है, महकमा है, उसने तय किया कि स्मार्ट क्लासेस के युग में बच्चे गुरुकुल पद्धति से शिक्षा लेते रहें। कौन कौन सा जानवर आता है स्कूल के अंदर? हाँ बताओ।
बंदर, भैंस भी आ जाती है, और जी भैंस और बकरी। स्कूल ऐसे ही अच्छा है कि बिल्डिंग बनना चाहिए स्कूल का? बिल्डिंग बनना चाहिए। चुनाव नजदीक आने पर मुफ्त के वादे और सौगातों की सियासत से वोट तो मिल जाता है, सत्ता का पेट कुर्सी पाकर भर जाता है, लेकिन जहां स्कूल की सौगात मिलनी चाहिए थी वहां फिर इमारत तो आने से रही, क्योंकि फंड तो फिर उन वादों को पूरा करने में चला जाएगा और स्कूल कैसे बनेगा इसका जवाब कोई नहीं देता। और अब खबरदार करता सवाल, क्या राजनीति और समाज जातिवाद से आजाद नहीं हो सकते? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्णय किया कि जाति का नाम न तो किसी आंदोलन प्रदर्शन पंचायत में दिखे और न ही पुलिस की एफआईआर में, वहीं योगी आदित्यनाथ के निर्णय के विरोध में राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक होकर अब खड़े हुए। जिन लोगों ने जाति के नाम पे बांटा, क्षेत्र के नाम पे बांटा, भाषा के नाम पर बांटा, तमाम वादों के आधार पर बांटा, और आज भी वे उसी विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। समाज को विभाजित कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं, काट रहे हैं। 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी पीडीए से घबरा करके, हालांकि वो हाई कोर्ट का फैसला है, लेकिन मैं ये मानता हूँ हमारा पहला इमोशनल भावनात्मक रिश्ता अगर कोई है तो वो जाति है, वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कोर्ट इस बात को भी कहेगा कि जातियां कैसे खत्म हो, जातियों की भेदभाव कैसे खत्म हो। कोई हमें जाति के आधार पे हमारा घर मकान न धुलवाए, कोई जाति के आधार पर प्रतिमा न धुलवाए। उत्तर प्रदेश में अब जात बेस्ड प्रोटेस्ट करना मना है। एक तरफ वो सोच है और दूसरी तरफ हमारी सोच। आज हम यहां क्यों आए? क्योंकि हम अति पिछड़ा वर्ग को एक विजन देना चाहते हैं। और अब खबर जो बेटियों से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से छेड़खानी की एक ऐसी तस्वीर आई जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस को सीधी चुनौती दे दी है। एक मनचले ने लाइब्रेरी के अंदर घुसकर छात्रा से छेड़खानी की, उसे धमकाया। यूपी में मिशन शक्ति 5.0 के द्वारा राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा अभियान, लेकिन लखीमपुर खीरी की वारदात को देखकर लगता है कि कानून का पूरा डर उत्तर प्रदेश में मनचलों के भीतर अभी बैठा नहीं है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला, जहां से छेड़खानी का ऐसा वीडियो सामने आया जो हिला कर रख देता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक छात्रा से हुई ये वारदात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या ये वही उत्तर प्रदेश है जहां महिला सुरक्षा को लेकर दावा किया जाता है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश में बेटियां सड़क से कॉलेज तक सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए यूपी में महिला पुलिसकर्मी स्कूटी रैली निकाल रही हैं। उत्तर प्रदेश में नवरात्र के दौरान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए महिला पुलिसकर्मी मिशन शक्ति के तहत स्कूटी रैली निकाल रही हैं। बावजूद इसके अगर कहीं पर छेड़खानी होती है तो फिर ये एक सवाल। लखीमपुर खीरी की नई बस्ती से आई ये तस्वीर हकीकत है, जो कहते हैं कि मंचलों के हौसले को पूरी तरह कुचलना अभी बाकी है, क्योंकि यूपी में मंचलों में वर्दी का खौफ होता तो लखीमपुर खीरी में लाइब्रेरी जाती एक छात्रा के साथ इतने बेधड़क अंदाज में छेड़खानी नहीं की जा सकती थी। दिन मंगलवार सुबह 9:20 पर सीसीटीवी में एक छात्रा लाइब्रेरी जाती है दिखती है, तभी उसके पीछे एक मंचला आता है और इस पर बुरी तरह झपटता है। लाइब्रेरी में जैसे ही छात्रा पहुंचती है, अचानक इस तरह दबोचे जाने से सकते में आ जाती है और चीखने लगती है। डर कर ये छात्रा तेजी से भागकर लाइब्रेरी में घुस जाती है। लेकिन मनचले की हिमाकत देखिए, वो लाइब्रेरी के भीतर खड़ा रहता है, छात्रा की तरफ आगे बढ़ता है, छात्रा को धमकाता है, अंदर आने की कोशिश करता है।
आखिर में छात्रा पुलिस को फोन करने की बात कहती है। इससे भी मनचले को फर्क नहीं पड़ता और वो पुलिस बुलाने का चैलेंज देने लगता है। लखीमपुर खीरी में छेड़खानी की इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम अमन उर्फ शहजाद है, जो लगातार सीसीटीवी के चिंता किए बगैर बेखौफ होकर छात्रा को धमकाता रहा। लड़की जो कि लाइब्रेरी पढ़ने जा रही थी, उसका एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया और उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए, अगर ये छात्रा लाइब्रेरी के रिसेप्शन में शरण नहीं लेती, वहां मौजूद संचालक इसकी मदद नहीं करता, तो आरोपी मनचला कुछ भी कर सकता था। 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ करके 1647 थानों में महिला सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, जिसके जरिए यूपी सरकार की योजना महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगा, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा। इसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगा। इससे पहले 1 सितंबर को मुख्यमंत्री ने यूपी में महिलाओं से छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने का भी आदेश दिया, ताकि सड़क, स्कूल, कॉलेज के सामने या गली मोहल्लों में फप्तियां कसने वालों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन लखीमपुर खीरी की इस एक वारदात ने ये बताया है कि अभी बेटियों को छेड़ने वालों में खौफ भरने का काम बाकी है। और अब खबर उत्तर प्रदेश के एक एमएलए की, जो एक अफसर पर इतना अधिक गुस्सा है कि वायरल हो गए। मामला उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का है, जहां विधायक ने खुलेआम एक अफसर से कहा, हाथ चला दें तब जानोगे कि हम विधायक हैं। आपा खोते ये प्रेम सागर पटेल, जो महाराजगंज में सिसवा से विधायक हैं। इनके भड़कने की वजह सामुदायिक केंद्र में जनता की जगह कुर्सियों पर बैठाए गए स्वास्थ्य कर्मचारी, और विधायक महोदय ने सीधे इसके बाद जिलाधिकारी को फोन लगा दिया। ये बातचीत चल ही रही थी कि यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी सीएचसी के अधीक्षक ने विधायक का मोबाइल लेकर कहा कि सर, ओपीडी अब 400 लोगों की हो चुकी है। इससे विधायक भड़क गए, देसी अंदाज में निलंबित करवाने की धमकी देने लगे। ये सारा मामला उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निजलौल का है। यहाँ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल के हाथों होनी थी। विधायक भी तय समय पर पहुंच गए, लेकिन कार्यक्रम जहां हुआ वहां लगी कुर्सियों पर एएनएम और आशा कर्मचारियों को देखकर ऐसे नाराज हुए कि आज चर्चा में। और अब आज की वो खबर जिसने बड़ी चिंता पैदा कर दी है। लद्दाख के लेह में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर जला डाला। इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी 15 दिनों की भूख हड़ताल वापस ले लिया। अब सूत्रों के हवाले से दावा हुआ है कि लद्दाख में स्थिति अपने आप नहीं बिगड़ी, इसे जानबूझकर बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जहां दावा है कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार रही। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए 6 अक्टूबर की तारीख पहले से तय कर दी गई थी। वहां दावा है कि लद्दाख के युवाओं को गुमराह करके हिंसा कराई गई। सरकार के सूत्रों का यह कहना है कि सोनम वांगचुक की निजी महत्वाकांक्षा की कीमत लद्दाख के लोग अब चुका रहे हैं। लेह में ऐसी हिंसा देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेह में हो रहे विरोध प्रदर्शन ने अचानक हिंसक रूप लिया। और यहां पर बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच पत्थरबाजी हुई। सीआरपीएफ की गाड़ी को आग के हवाले प्रदर्शनकारियों ने कर दिया। यहां पर प्रदर्शनकारियों की मुख्य तौर पर 4 मांग है। पहली, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दी जाए। तीसरी, करगिल और लेह अलग अलग लोकसभा सीट बने। और चौथी, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों को भर्ती दी जाए।
मंगलवार शाम 35 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे 15 लोगों में से 2 की तबीयत बिगड़ती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस आंदोलन की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आए पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने हिंसा के बाद अपना अनशन तोड़ने का ऐलान किया। किसी भी पार्टी के किसी नेता में ये शक्ति, ये कमांड नहीं है कि वो 4-5 हजार युवकों को इस तरह निकाल पाए। ये उनके फ्रस्ट्रेशंस का नतीजा था, ये हमें मानना चाहिए, नहीं तो हम फिर दोबारा गलत रास्ते पे जाएंगे और असली मुद्दे को इलाज किए बिना इधर उधर मरहम करते रह जाएंगे। बीजेपी ने इस हिंसा के लिए कांग्रेस को दोष दिया है, आरोप लगाया कि कांग्रेस की तरफ से जानबूझकर लोगों को उकसाया जा रहा है। स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसिलर है कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। लगातार बढ़ते गुस्से के बीच गृह मंत्रालय ने ऐलान किया कि 6 अक्टूबर को लद्दाख के प्रतिनिधिमंडल के साथ अगले दौर की बातचीत होगी, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही लेह अपेक्स बॉडी ने साफ कर दिया कि जब तक राज्य का दर्जा और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित नहीं होते, आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के एक संस्थान में बाबा का बदसलूकी कांड सामने आया। जिस संस्थान की देखरेख स्वामी चैतन्यानंद किया करता था, उसी संस्थान की छात्राओं ने बदसलूकी का छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। इस बाबा की व्हाट्सएप चैट सामने आ गई, जिसमें बाबा छात्राओं को धमकाया करता था। सबसे बड़ी बात, इस बाबा पर पहले भी 2 बार यौन शोषण के आरोप लग चुके। मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश ट्रिप पर ले चलूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फेल कर दूंगा। ये उस बाबा की अश्लील चैट है जो एक साथ कई रूप में घूम रहा था, लेकिन 17 छात्राओं ने इस कलयुगी बाबा की पोल खोल दी है। नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, पहचान खुद को संत और लेखक बताने की, आरोप छात्राओं का यौन शोषण। कहने को तो ये मैनेजमेंट संस्थान भी है, मठ भी है और आश्रम है, लेकिन दिल्ली के पॉश इलाके में बनी इस इमारत के अंदर जो कुछ हुआ उससे सभी सन्न है। जिसे इस मैनेजमेंट की छात्राएं संत और बाबा कहती थी, वही यौन शोषण का आरोपी निकला है। दिल्ली के आश्रम के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर उनकी ही छात्राओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया है। मैनेजमेंट संस्थान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर 17 छात्राओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया। छात्राओं ने उस पर गंदी भाषा इस्तेमाल करने, अश्लील मैसेज करने और जबरन छूने का आरोप लगाया। आरोप लगाने वाली सभी छात्राएं EWS स्कॉलरशिप कोटे से आई थी। सभी मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं। छात्राओं का दावा है कि संस्थान की महिला फैकल्टी और कर्मचारी चैतन्यानंद की बात मनवाने के लिए दबाव बनाते रहे। जब बच्चियों ने स्टेटमेंट दिया छात्राओं ने, तो उसमें एक बात आई थी कि वो मैसेजेस और व्हाट्सएप भी करता था। वो नहीं, बल्कि उसके अंडर में काम करने वाली 3 और जो महिला कर्मचारी थी वो भी उसकी तरफ से लड़कियों के ऊपर प्रेशर बनाती थी। तो पुलिस ने सभी जो मैसेजेस है, जो व्हाट्सएप है, वो कोर्ट के हिसाब से उसको पुलिस ने अपने पास रख लिया और साथ ही साथ जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी पुलिस ने DVR को सीज कर लिया और फोरेंसिक जांच के लिए उसको फिलहाल भेज दिया गया है। FIR के मुताबिक चैतन्यानंद संस्थान की छात्राओं को अश्लील संदेश भेजकर गंदी बातें करता था। छात्राओं के यौन शोषण का भी उस पर आरोप है। दिल्ली पुलिस को दिए अपने बयान में इंस्टीट्यूट की लड़कियों ने बाबा के पूरे मोडस ऑपरेंडी का खुलासा कर दिया है। बाबा खुद व्हाट्सएप पर लड़कियों को मैसेज भेजकर बुलाता था। लड़कियां जैसे ही बाबा के पास पहुंचती थी, वो लड़कियों को धमकाता था कि मैं तुम्हारे नंबर कम कर दूंगा, तुम्हें फेल कर दूंगा। उसके बाद लालच भी देता था कि मैं तुम्हें विदेश घुमाऊंगा, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा।
और उसके बाद लड़कियों के साथ वो छेड़छाड़ करता था। लड़कियों ने अपने बयान में ये भी बताया कि इंस्टीट्यूट की 3 महिलाएं बाबा के इशारे पर काम करती थीं। वो लड़कियों को बाबा के पास लेकर जाती थीं, यहाँ तक कि बाबा और लड़कियों के बीच बातचीत का जो चैट था वो तीनों महिलाएं डिलीट करवा देती थीं। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद छात्राओं को देर रात व्हाट्सएप मैसेज भेजता था जो अश्लीलता भरे थे। मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हें विदेश ले चलूंगा ट्रिप पर। तुम्हें कोई खर्चा नहीं करना होगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फेल कर दूंगा। तरह का आरोप लगाया है विक्टिम लड़कियों ने। बाबा क्या कहकर मोलेस्ट करता था? ये कंप्लेंट पीएस वीके नॉर्थ में आई है और जो फीमेल कंप्लेनेंट्स हैं उन्होंने बताया गया है कि उन पे सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस हैं बाबा के ऊपर, और उन पे दबाव भी था कि वे उनके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। किस तरह से, क्या मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज क्या बोला जाता था? नहीं, ये उस पर डिजिटली भी बोला जाता था उनको, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह भी थे और डायरेक्टली भी बोला जाता था। और अब आपके रोजगार पर खबरदार करने वाली हमारी मुहिम, जहां उत्तराखंड में रविवार को ही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर अंततः आज सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच करेगी कमेटी। 1 महीने में जांच पूरी करनी होगी। तब तक उत्तराखंड में ट्रिपल एससी की परीक्षा की प्रक्रिया रोके जाने के निर्देश दिए गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अब तक तो उत्तराखंड में इसे पेपर लीक ही नहीं माना जा रहा था। वहाँ आज तक लगातार युवाओं के अधिकार के मुद्दों को उठाता रहा और अब ये बड़ी खबर आई। कहीं पेपर लीक में युवाओं की नौकरी लटकाई जाती है तो कहीं भर्ती निकालकर परीक्षा कराने और परिणाम देने के नाम पर वर्षों युवाओं को दौड़ाया जाता है। और इसीलिए आप आज मध्य प्रदेश के युवाओं के हक में खबरदार करके पूछिए कि अगर सांसद विधायकों की खाली सीट 6 महीने में भरनी जरूरी है और जरूरी होती है तो फिर मध्य प्रदेश की टीचर भर्ती क्यों 3 वर्ष में भी पूरी नहीं हो पा रही है? हाथ में पोस्टर है, लिखा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे ज्वाइनिंग की लड़ाई है। इस पोस्टर पर लिखी इबारत का दर्द भोपाल की प्रिया दवे के चेहरे में दिखता है। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी जब प्रिया ने शुरू की तब वो गर्भवती थी। अब बच्ची 4.5 साल की हो चुकी, लेकिन 3 साल पहले निकली शिक्षक भर्ती का नतीजा अब तक नहीं आ पाया है। बार बार मतलब डेट आगे बढ़ रही थी, फिर एग्जाम हो रहा है, फिर डेट आगे बढ़ रही है, फिर एग्जाम हो रहा है, तो इस वजह से भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे। और फिर अब एग्जाम दे दिया है जैसे तैसे, मतलब पूरा मेहनत करके अच्छे मतलब मार्क्स भी आए, लेकिन अब मतलब ये है कि रिजल्ट के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। 4 महीने हो गए। ये खबर प्रिया दवे की तरह ही दिक्कतों के भंवर में छोड़े गए 1.5 लाख बेरोजगारों की है, जिनके लिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2022 में जारी हुआ। 10,000 माध्यमिक टीचर भर्ती की बात सरकार ने 3 साल पहले कही। मई 2023 में जाकर पात्रता परीक्षा हुई, फिर अप्रैल 2025 में जाकर चयन परीक्षा हुई, मतलब 2 साल बाद। लेकिन भर्ती निकलने के 33 महीने बाद भी परिणाम लटका हुआ है। तो दतिया की कविता कुशवाहा भी बच्चे को गोद में लेकर भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर प्रदर्शन को लाचार खड़ी हैं। पत्नी को कर्ज लेकर पढ़ाने वाले पति भी अब साथ में प्रदर्शन में पहुंचते हैं। इतना समय नहीं लगता है रिजल्ट में, 45 दिन का टाइम रहता है, लेकिन अब तो 5 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अभी तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, क्योंकि अब क्या है, जो आगे है पढ़ाई करने के लिए इतना टाइम तो है नहीं कि हम सारा जीवन पढ़ाई करते रहेंगे। क्या हमको रिजल्ट मिलेगा तभी तो हम आगे, हमें पता चलेगा कि हम मतलब जॉब लग रही है या नहीं लग रही है, वरना अपना कुछ आगे और देखेंगे। क्योंकि मेरा बच्चा मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, तभी से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे मतलब कर्ज करके पढ़ाया, अच्छे मार्क्स भी लाए हैं, और काकोती के अब रिजल्ट नहीं दे रहे। गुना के मिथुन जैसे युवा पूछते हैं, अगर विधायक सांसद का खाली पद 6 महीने में भर देने का नियम है तो फिर सरकारी स्कूलों में खेल और संगीत जैसे विषय के शिक्षकों की भर्तियां 18 साल तक कैसे लटका कर रखी जाती हैं? 18 साल कह सकते हैं। 18 साल बाद वैकेंसी आई है फिजिकल एजुकेशन की। घर तो सर मतलब टूटी फूटी स्थिति में चल रहा है। मैं अभी मतलब अपनी पत्नी को भी हॉस्पिटल छोड़ के आया हूँ। ऐसी स्थिति नहीं है कि मतलब हम उधार ले लेके मतलब घर चल रहा है।
इन्हीं युवाओं के हक के लिए आज तक खबरदार करता है, जहां प्रशासन का दावा है कि जल्द परिणाम टीचर भर्ती का निकाला जाएगा। उनका कहना यह है कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट आपका निकाल देंगे, वर्ग 2 का रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा। खबरदार करती राय है, क्या तय समय पर भर्तियां पूरी करने का नियम नहीं बन सकता, ताकि किसी भी युवा को अपने हक के रोजगार के लिए यूं बार बार सड़क पर न उतरना पड़े। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।